चलो, तो आज का बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। क्या है? टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। ठीक है, तो कल मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि कार कैसे चलती है। तो कार चलती है ड्यू टू फ्रिक्शन। याद करो, बताया था ना कि कार के होते हैं दो चक्के। ठीक है, ये है साइबर ट्रक। मैंने ट्रक बोला? नहीं, मैंने ट्रक बोला, मैंने बोला साइबर ट्रक। मैंने ट्रक नहीं बोला, साइबर ट्रक है। तो साइबर ट्रक है ये, ट्रक नहीं बोल रहा हूं मैं। ट्रक नया है। इसमें बैठे हैं मिस्टर चीटू। सॉरी, तो ये मिस्टर बैठे हैं चीतू। ठीक है, चलो अच्छा। तो ये बताओ, जब ये इंजन तेजी से पहियों पर जोर लगाएगा, क्या लगाएगा? तो ये पहिया आगे घूमेगी या पीछे घूमेगी? गधा हो, पीछे घूमी तो आगे ना जाए, पीछे जाए। ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, है ना? ऐसे घूमेगी। कल मैंने दूसरी तरीके से बना दिया था, कंफ्यूज हो गए। इधर भाई ये आगे इधर चल रही ना, तो ये कैसे घूमेगी? एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे। तो ये, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। तो फ्रिक्शन हमेशा उधर साइड लगता है जिधर साइड कार चल रही होती है। तो ये चीज मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था, है ना? चलो, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, साइबर ट्रक हटा देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, पहिया कहां से आ गया, बात करेंगे हम लोग टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। ठीक है, तो टॉपिक नोट कर लीजिए और जल्दी से एक रोड बना लीजिए। और जो रोड कैसी होगी? टर्निंग लाइक। अब सुनो भाई, यहां से ये सड़क है बहुत ही सुनसान, और यहां से एक कार जा रही है, वो भी केवल दो पहियों वाली। यस, जिसमें चीतू भाई बैठे हैं, वो भी खाली चीतू भैया यहां बैठे हैं। ठीक है, डंडे पे। अब झटका लगेगा तो पता है ना क्या चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। सी ए भाई ए, हट। अच्छा चलो, तो ये दो पहियों वाली कार है जो कि चीतू भाई बैठा है। चलो अच्छा, अब ये तेजी से इधर टर्न करके जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर कर्व रोड आएगी, तो कर्व रोड पे इनको बहुत रफ्तार में गाड़ी निकालनी होगी या एकदम प्रेम पूर्वक निकालनी होगी गाड़ी? अरे कौनो चला रहे हो, नैनो चला रहा, नल्टो। ठीक है, अब सुनो, अच्छा सुनो सुनो। चलो, इसमें चार पहिया बना देते हैं, मजाक की बात हटा के। तो दो पहिया ये हो गई, दो पहिया ये हो गई, दोनों कनेक्टेड हैं। और ये बैठ गया बीच में चीतू भाई, जो कि रगड़ते हुए जा रहा है, जो कि रगड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अब चीतू भाई जा रहे हैं इधर साइड वी वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? वी। जब ये वी वेलोसिटी से तेजी से इधर साइड अपनी कार को मोड़ेगा, ध्यान से सुनना,
जब ऐसे हम लोग जा रहे होते हो, कार ऐसे मुड़ती तो हमारी बॉडी ये ऐसे करके जाती, देखो ना, जैसे गाड़ी अचानक से इधर जब मुड़ती है तो ऐसे मुड़ती तो हमारी बॉडी इधर अपने आप जाती है, जाती कि नहीं, इधर मुड़ती तो ऐसे जाती है। साइकिल में भी देखे होगा, साइकिल इधर मोड़ना होता है तो अपनी ऐसे शरीर ले जाते हैं और साइकिल पे इधर मोड़ते हैं, इधर ले जाना तो इधर शरीर मोड़ते हैं, अपोजिट साइड, है ना। तो मतलब ये इधर साइड कौन सा, जब गाड़ी इधर ऐसे मुड़ी तो हमारी बॉडी अपने आप ऐसे इधर गई, तो उधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफुगल। हाँ, बाइक पे भी होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो जब भी हम किसी भी कर्व पे तेजी से मोड़ते हैं तो हमारी बॉडी पर, एक मिनट, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही कि नहीं, कर रही है, ऑब्जर्वर भी साथ में एक्सेलरेट कर रहा है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में इसके अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब गाड़ी टर्न होगी तो दूसरी तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये इसकी मान लो रेडियस है कुछ आर, कर्व रोड की, कर्व रोड की ये रेडियस है, तो इस कार को बाहर जाने से कौन रोक रहा है, इस कार को बाहर जाने से कौन रोक रहा है अंदर, सड़क पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, सड़क पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। नहीं समझे भाई, फ्रिक्शन फोर्स रोड ज्यादा लगाएगी तो कार रुकी रहेगी, नहीं तो तुमने देखा होगा कार जब टर्न पे मुड़ती है और बहुत ज्यादा रफ्तार रहती है तो फ्रिक्शन के औकात से बाहर चली जाती है वो बात, तो वो कार पलट जाती है तो सीधे खाई में, या तो कार के साथ चीतू भाई भी फैल जाते हैं। समझ में आई बात? क्या हुआ? अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं? क्यों भैया, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? अगर हम कर्व पे तेजी से मुड़ेंगे, ठीक है, तो अंदर की तरफ हमको कौन पकड़ रहा है भाई, कार भागना चाहेगी बाहर की तरफ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और इनके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और कार को अंदर की तरफ रोक के कौन रखे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सोचो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी ये इसको रोक पाएगी। अगर तुम बहुत ज्यादा रफ्तार से गए तो सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला पता है, mv²/r। अगर वेलोसिटी ज्यादा कर दिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तुम्हारी कार पलट के खाई में चली जाएगी। बोलोगे स्वाहा, और चीतू भाई दग गया, छिटक जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। तो क्या होना चाहिए, मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ, मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ? मेन कंडीशन ये होनी चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और ये चीज करने के लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि किस वेलोसिटी से हम गाड़ी को मोड़ें कि वो फ्रिक्शनल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा ना हो। अगर वेलोसिटी हम बहुत ज्यादा तेज करेंगे, अगर इसके फ्रिक्शन के औकात से बाहर चला जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें वो वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी में हम सेफली मुड़ पाएंगे, सेफली टर्न हम किस वेलोसिटी पे ले सकते हैं, वो वेलोसिटी हमें यहां पता करना है। तो समझ में आया हम क्या समझने जा रहे हैं, कि अगर किसी भी मोड़ पे हमको मुड़ना है, किसी भी मोड़ पे हमें मुड़ना है, तो किस मिनिमम वेलोसिटी से मुड़ा जाए या किस मैक्सिमम वेलोसिटी से मुड़ा जाए कि हम फिसल के रोड के बाहर ना चले जाएं, रोड के अंदर ही रहें और आराम से मोड़ लें। तो वही चीज हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? चलो, तो ये बताओ, कार है, कार के ऊपर एक नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। कार के ऊपर कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, mg के, क्योंकि ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टली मोशन तो हो नहीं रहा, वर्टिकली मोशन हो रहा है। अच्छा भाई, अगर n इज इक्वल टू mg तो बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F लिमिटिंग म्यू इंटू n,
तो यानी क्या हो जाएगा म्यू एम जी। बोलो समझ में आया? और मैंने क्या बताया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम क्या हो गया, आर को इधर भेज दो, तो म्यू आर जी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी वी इज इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट। ये मैक्सिमम, ये कह सकते हो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, इस मिनिमम वेलोसिटी से अगर तुम टर्न पे मोड़ोगे तभी तुम्हारी सेफ टर्निंग होगी, अन्यथा लग जाओगे, चिटक जाएगा चीतू भाई। समझे? तो चीतू भाई को अगर सेफ टर्न लेना है मोड़ पे तो कौन सी वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। या तो म्यू आर जी से कम हो या तो म्यू आर जी के बराबर हो, इससे ज्यादा हुआ तो तुम्हारा मतलब किसी का जो भी कोई गाड़ी चला रहा है उसका एक्सीडेंट पक्का है, नहीं तो पैरासूट बन जाएगा। तो बताओ ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, बोलो भैया, क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है या नहीं? तो मैक्सिमम तुम किस स्पीड से जा सकते हो, किस वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हारी पता है क्या हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी। बस इससे ज्यादा वेलोसिटी से तुम नहीं जा सकते, मैक्सिमम क्या होगी म्यू आर जी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा गए तो काम खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से सुनो, इधर हम लोग की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, म्यू आर जी। अच्छा एक टर्न ये बनाया और एक टर्न ये बनाया, अंधा मोड़, इसको अंधा मोड़ कहते हैं। गांव में होता नहीं, कहते हैं भैया आगे अंधा मोड़ है 90 डिग्री पर। जैसे इधर जाओगे ना तो ये प्रभु टाउन में भी तो अंधा मोड़ है, जब पार्क में इधर जाने लगो तो इधर और इधर 90 डिग्री से ऐसे बना हुआ है, इधर से जो आ रहा है उसको नहीं दिखेगा, इधर से जो आ रहा है उसको भी नहीं दिखेगा, और दोनों आगे ठक। पता है इसको, इसको अगर सुधारना है तो यहां पे एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, सही हो जाएगा। ब्लाइंड टर्न पे कॉन्वेक्स लेंस बड़े बड़े यूज होते हैं, तुमरन जैसे लोग हुई हैं उखाड़ ले जाइए। अच्छा सुनो, तो इसको कहते हैं ब्लाइंड टर्न। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जो रेसिंग ट्रैक्स बनते हैं उनकी हमेशा जो रेडियस होती है, मतलब गोल गोल बनाया जाता है ना खूब, और उनकी रेडियस हमेशा ज्यादा क्यों रखी जाती है, जरा फॉर्मूला देखो, रेडियस जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी भी टर्निंग की उतनी ज्यादा होगी, मतलब फिसलने का डर उतना कम रहेगा। इसीलिए रेसिंग ट्रैक की रेडियस खूब दूर से रखते हैं, चौड़ी रखते हैं एकदम, रेडियस खूब बड़ी बड़ी रखते हैं। और ब्लाइंड टर्न में क्या होता है, रेडियस कम होती है तो वेलोसिटी कम होती है, मैक्सिमम अब ज्यादा वेलोसिटी से जाओगे उस वेलोसिटी से तुम पार कर गए तो काम खत्म, भिड़ गए। मतलब मान लो एक चीज मैं देता हूं, मान लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनना, सुनो, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम इस वेलोसिटी से चले इस ट्रैक पे तब तो तुम नहीं फिसलोगे, इसके नीचे चले तब भी नहीं फिसलोगे, लेकिन अगर तुम्हारी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हो गई तो तुम फिसल के बाहर चले जाओगे, ये 41 भी हो गई तो फिसल के बाहर चले जाओगे, तो अपनी वेलोसिटी कम करो। लेकिन इस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं बढ़ा सकता हूं, पूछो कैसे, मैं इस ट्रैक का रेडियस क्या कर दूं, बढ़ा दूं, मतलब जो ट्रैक बना हुआ है उसका रेडियस क्या कर दूं, बढ़ा दूं। नहीं समझे? अगर मैं इस ट्रैक का रेडियस क्या कर दूं, अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वेलोसिटी हम बढ़ाने जा रहे हैं, अब इस ट्रैक को हमने कर दिया खूब बड़ा और इसकी रेडियस क्या हो गई, ज्यादा। अब रेडियस अगर ज्यादा हो गई तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मुड़ने की थी वो अब हो गई 40 से 50,
क्योंकि रेडियस बढ़ा दी। रेडियस बढ़ा दी तो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि रेडियस बढ़ा दो तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी और गिरोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, हमारे पास एरिया ही नहीं है उतना, तो कैसे बढ़ा दें? अब कुछ लोग की दिक्कत ये भी रहेगी, रेसिंग ट्रैक बनाना है लेकिन एरिया है ही नहीं उतना, तो रेडियस कैसे बढ़ाएं, और तब फील्ड है नहीं। तो पता है क्या करना, रेडियस ना बढ़ाना, रेडियस को वही रहने देना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा देना रोड का। जहां पे, सुनो ध्यान सुनो, तुम ट्रैक देखे हो, रेसिंग ट्रैक, उस पर तुम जाके एक कदम रख दो, तुम्हारा पैर चिपक जाएगा, एकदम गोंद जैसा रहता है। वो केमिकल लगाए रहते हैं कि टायर जो रेसिंग कार के होते हैं वो एकदम चिपके रहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। तो फिर एकदम चाहे जितनी रफ्तार से चले टायर, टस से मस नहीं होने, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दो तब भी ये वेलोसिटी 50 हो जाएगी। अब भैया उनकी रफ्तार तुम जानते हो क्या रहती है, 200, 250, 300, 400 तक की रफ्तार जाती है। बात समझ में आई है नहीं है, इतनी बोलो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है टर्निंग पे, लेकिन यही अगर बारिश हो जाए, जैसे बारिश हो जाती है और टर्न पे हम लोग मुड़ते हैं, अच्छा मान लो डेली हम 40 की रफ्तार से मुड़ रहे थे, आराम से हम निकल जा रहे थे उस टर्न से, अब अचानक से अगले दिन हो गई बारिश, तो हमको तो यही लगा कि भैया हम तो डेली इतनी स्पीड से यहाँ मुड़ जाते, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पता है उस दिन गाड़ी पलट गई। बताओ क्यों? क्योंकि बारिश होने की वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, तो ये वेलोसिटी 40 से हो गई थी 30, और हम गाड़ी भगाए 40 से, तो गाड़ी तो पलटनी ही है। रेडियस तो वही था, लेकिन बारिश होने की वजह से स्लिपरी स्लिपरी रोड हो गई ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम वेलोसिटी भी कम हो गई। अब हमें 30 की रफ्तार से जाना चाहिए था, इसीलिए कहते हैं बारिश में आराम से गाड़ी चलाओ, नहीं तो ऐसा फैलोगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? हाँ, वो कांस्टेंट वैल्यू निकाली जाती है, अलग अलग सरफेस की अलग अलग होती है, बढ़ाने के लिए तुमको बस कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा उसको खुरदुरा या तो टायर एकदम चिपका रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करना है, फ्रिक्शन ज्यादा लगे। हैं? हाँ यहीं सुपर मार्केट में नई नई स्कूटी आई थी, और बारिश का समय था, और नहीं छोटे थे, 11th में 12th में थे। बारिश के दिन जानते हो ना, ब्रेक जो ड्रम ब्रेक होती हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हल्की सी मारो ब्रेक चपक जाती है उसमें स्कूटी में, और चे चे बोलती है, तो वहीं लेके आए और अगली ब्रेक हल्का से मारे, स्कूटी के टायर छोटे थे, ब्रेक चिपक गई, फैल गए वहीं लेके। अब इधर उधर देखे, बेइज्जती महसूस हुई, तुरंत लेके भाग गए। भाई एक्सीडेंट के बाद कौन रुकता है, वो भी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, हम खुद ही लेके फैल गए। अरे एक्सीडेंट होता तो तब तो चलो ठीक था, मैं रुकता वहां पे, अब खुद ही लेके फैल गए तो भैया गाड़ी समेटो चलो। हाँ चलो, तो होपफुली आप लोग को टर्निंग ऑफ कार समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कहीं पे भी शार्प टर्न मिले, ब्लाइंड टर्न मिले, कौन से टर्न मिले, ब्लाइंड टर्न इस तरह से मिले, तो यहां गाड़ी की वेलोसिटी एकदम धीरे कर लेना अपनी, नहीं तो भाई साहब ऐसा फैलोगे कि फेविक्विक भी नहीं जोड़ पाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और कभी कभी तो ऐसा होता है तुम इधर से आ रहे हो और इधर वाली गाड़ी आ रहा है, उसके हॉर्न खराब है, हॉर्न मारा नहीं, और तुम भी हॉर्न नहीं मारे। हम लोग तो हॉर्न नहीं रहता तो पी पी बोल देते थे मुंह से। अब इधर से आए इधर से आए, दोनों भिड़ गए। हम लोग में सही में हॉर्न नहीं रहता तो पी पी बोल देते थे मुंह से, पी पी। समझ में आ गई बात? और पता है एक बीमारी है जिसमें लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है, नाम नहीं याद आ रहा। उन लोगों ने पता है कितना अपनी जो वीकनेस है, भाई भूलना क्या है, एक वीकनेस है कि आप कुछ भी बोलोगे तुरंत वो भूल जाएंगे। उन्होंने इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। सोचो कैसे, मतलब वो ग्रुप था पूरा, उन सब पूरे ग्रुप को बीमारी थी भूलने की, अब उनकी ये जो वीकनेस थी उन्होंने इससे स्ट्रेंथ बना ली और इससे पैसा भी कमा रहे हो। सोचो कैसे, दिमाग लगाओ, कहां तक दिमाग लगा ले सकते हो। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, और उन्होंने,
हाँ, रेस्टोरेंट खोलने के बाद उसमें रेस्टोरेंट का नाम ऐसे कुछ रखा कि आप जो भी मंगाएंगे ऑर्डर गलत आएगा, मतलब कुछ और ही आएगा आपका, ऐसे करके बनाया। तो वहां पे जब वो लोग जाते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर करता है, कुछ भी ऑर्डर करोगे तो देगा कोई दूसरा ऑर्डर, मतलब तुमने जैसे ऑर्डर कुछ किया तो वो नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ और आएगा। तो मतलब ये सस्पेंस वहां रेस्टोरेंट में बना रहता है कस्टमर्स बीच में, मैंने ऑर्डर ये किया, अब देखो आता क्या है वहां से। तो मतलब वो कुछ भी ला के दे सकते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ बन गई, उसी से पैसा कमा रहे हैं कि तुम कुछ ऑर्डर दोगे लाएंगे कुछ और। लॉस नहीं, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में जाते ही लिखा रहता है वो पूरी वर्डिंग्स कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट जो है वो क्या कहते हैं, भूलने वाला है, मतलब इसमें उसमें लाइन लिखी रहती है, हमने देखी नहीं थी उतना सही से, कि आप जाके वहां बैठोगे कुछ भी ऑर्डर करोगे तो आएगा कुछ और। तो वो चीज जब तुम एंटर करोगे ना तो पहले ही तुम्हारे दिमाग में वो डाल देंगे वो बात। हाँ हाँ, चलो अच्छा। अब हम लेते हैं एक कटोरा और इस कटोरे में चीतू भाई को बैठा देते हैं। कटोरा बड़ा है, कटोरे के अंदर कौन बैठा है? चीतू भाई। अब सुनो, इस कटोरे को मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तेजी से स्पिन कर दिया, बहुत तेजी से। अब भगोना घूमेगा तो ये चीतू भाई भी गोल गोल घूमेंगे फिर, तो ये चीतू भाई यहां से कहां चले आएंगे बताओ? यहां से यहां चले आएंगे। भाई माननी सी बात है, जब चीतू भाई को, भाई पूरा कटोरा घूम रहा है तेजी से, तो चीतू भाई भी अंदर घूमेंगे, और घूमेंगे तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, जो चीतू भाई यहां से फिसल के कहां चले आएंगे? यहां पे चले आएंगे, है ना? नहीं, ये यहीं रुके रहेंगे जब तक वो घूमता रहेगा। कटोरा घूम रहा है तेजी से, तो अंदर जो भी, अरे यार सिंपल सी बात है, पानी को ले लो, और तेजी से पानी को जब घुमाते हो तो पानी भी साइड साइड में नहीं इकट्ठा रहता है, तो उसी तरीके से चीतू भाई भी समिट जाएंगे। कहां पे? यहां चले आएंगे। समझ में आई बात? और यहां चीतू भाई गोल 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 ऐसे घूम, है ना? तो ध्यान से सुनना, यहां पे जब चीतू भाई घूम रहे हैं तो इन पे इनका मास चीतू भाई का एम है, तो नीचे कितना लग रहा होगा फोर्स? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सेंटर से पास होके जाता है, तो ये गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब ये तेजी से घूम रहे हैं तो इनके इधर साइड एक कौन सा फोर्स लग रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। ये सारे फोर्सेस यहां पे क्या कर रहे थे? एक्ट कर रहे थे। और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी थी? आर थी। बात समझ में आई इतनी है नहीं? तो अब जरा सभी बच्चे देखो, एक फोर्स इधर लग रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक फोर्स नीचे लग रहा mg, और एक फोर्स बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? और ये कितने एंगल पर ऊपर चले गए? थीटा। जरा इसको ऊपर बढ़ा लो, यहां बढ़ा लो। अच्छा बताओ, ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा नहीं हो सकता? ये भी थीटा होगा, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में अगर ये थीटा था तो ये भी क्या होगा? थीटा। अगर इस थीटा को तुम ब्रेक करोगे तो बताओ क्या होगा? इधर बनेगा एन कॉस चीटा, इधर आएगा एन साइन चीटा। बोलो समझ में आया है नहीं? अब तुम्हें क्या दिख रहा है? एन अब भाई साहब यहां पे रुके रहेंगे ना, ऐसा तो है नहीं भाग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि एन कॉस थीटा बराबर एम जी, और एन साइन थीटा बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि है एम, नहीं नहीं नहीं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है एंगल पे। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो बताओ यहां कह रहा है फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, कितने एंगल तक ये ऊपर जाएंगे? कितने एंगल तक ये ऊपर फिसल के जाएंगे और घूमते रहेंगे उसमें? तो थीटा निकाल लिया जाए। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, देन सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो एन साइन थीटा
इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम, एन से एन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। लेकिन बताओ क्या ये रेडियस हमको पता है? यहां पे रहते तो रेडियस आर यहां होती, ऊपर रहते तो कुछ और रेडियस होती, और ऊपर रहते कुछ और रेडियस होती, और यहां से यहां तक की रेडियस कैपिटल आर है। तो रेडियस बार बार क्या हो रही है? चेंज। रेडियस निकाल लें तो बताओ ये थीटा है और ये रेडियस है आर, स्मॉल आर। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सही बात है। और ये कितना है? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल आर साइन थीटा। बोलो निकल आया नहीं निकल आया? ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये रेडियस आर, तो ये भी तो रेडियस आर होगी। कटोरा पूरा जोड़ोगे स्फेयर बनेगा, तो रेडियस तो वही रहेगी ना। तो अब बताओ आर की वैल्यू क्या आ गई? क्या बेटा है? ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये पूरा रेडियस ही तो है। ये सब आर है, कैपिटल आर। अलग अलग नहीं, ये अलग अलग होगी, ये सेंटर है। सेंटर से तो चाहे जहां चले जाओ ना। अच्छा ये बताओ, ये सेंटर है, यहां से यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, रेडियस चेंज होती रहेगी। तो भगोना तो सर्कुलर है ना, इसको आधा काट दिया है बस। समझे कि नहीं? तो रेडियस तो आ रही, तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहां रख दो कैपिटल आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया? मर गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? रेसिप्रोकल, पलटी मार दो, रेसिप्रोकल। तो जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर, ये निकल आया एंगल, यही हमें निकालना था। तो इतने एंगल से अगर थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ, कौन सी वैल्यू? हाँ कैलकुलेटर से निकल आएगी। बोलो समझ में आ गया नहीं आया? क्यों भैया, नहीं क्लियर हुआ? हो गया? नोट कर लो। चलो, तो अब बेटा हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका आया था ए सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आया था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इसको हम लोगों ने अभी तक डिराइव नहीं किया, तो अब इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे। तो एक लॉन्ग फॉर्म है मेथड है और एक शॉर्ट फॉर्म है, कौन सा बताऊं? दोनों बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का आया कैसे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे। शॉर्ट मेथड में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगेगा, लॉन्ग मेथड में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, 18 मिनट। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड हम लोग सबसे पहले देखते हैं, मेथड नंबर 1। लॉन्ग में समझने में समय लगेगा, बाकी है वो भी छोटा ही। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एजम्पशन सुनिए बेटा, एजम्पशन ध्यान से सुनिएगा। एजम्पशन, एजम्पशन में क्या होता है कि आपको ये चीज मान के चलनी है कि यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है, स्पीड यानी v1 v2, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब इसको v भी तुम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? v। बात समझ में आई है नहीं आई? क्या बोला हमने भाई? कभी भी कहीं पे मैंने आपको बताया था, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज हो रही होगी? डायरेक्शन। और क्या मान के हम लोग चल रहे हैं
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम कर रहे हैं तो उसमें स्पीड हमारी कांस्टेंट है, ये आपको मान लेना है, ये फिक्स कर लो, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कांस्टेंट होनी चाहिए। भाई सर्कुलर यूनिफॉर्म मैं बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड क्या लेके चलना है हमें, कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा, बट किधर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई है नहीं, बात समझ में आ गई है नहीं आई, क्या बताएं बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो आपको उसकी स्पीड कांस्टेंट मान के काम करना है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन, और अगर केवल डायरेक्शन चेंज होती है तो वो उससे कौन सा एक्सेलरेशन हमें मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम एक छोटा सा पाथ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये छोटा सा है, हम इसको बड़ा करके बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे एक बंदा खड़ा है चीतू ए पॉइंट पर, जिसकी वेलोसिटी यहां पे क्या है, v1 है, ठीक है। और ये यहां से मूव करके कहां चला आया, इस जगह पर, पॉइंट बी पर। यहां पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, v2 है, और इसके बीच में ये रेडियस है, और इसके बीच में जो एंगल है वो डी थीटा है। पूछो डी थीटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया मैं स्मॉल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, इसकी ये बहुत छोटा है, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं जूम इन करके, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एंगल, मतलब हल्का सा ऊपर गया, डी थीटा, कितना एंगल ऊपर गया, डी थीटा। तो बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो भी कितना करेगा, छोटी डिस्प्लेसमेंट करेगा, डीएस। क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा, डीएस। तो हमने ये वाली वेलोसिटी को उठा लिया, ये वाली वेलोसिटी v1, और एक वेलोसिटी ये है, ये कौन सी वेलोसिटी, v2, है ना। और ये क्या है, रेडियस, ये क्या है v1, ये क्या है v2। बात समझ में आई कि नहीं, देखो ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2, दोनों वेक्टर है, उठा सकते हैं, उठा के दोनों की टेल से टेल को जोड़ दिया। अब एक बात याद रखना, जो एंगल इन रेडियस के बीच में बन रहा है, सेम वही एंगल इनके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वाले वेक्टर में भी लगेगा। मतलब ये जो रेडियस के परपेंडिकुलर फॉर्म में जो वेक्टर है, जो रेडियस के परपेंडिकुलर बनते हैं, उनके बीच का भी एंगल सेम यही होता है। तो मतलब v1 और v2 के बीच का एंगल भी क्या होगा, डी थीटा। क्या होगा, जो एंगल यहां का होगा, जितना एंगल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही वेलोसिटी के बीच का एंगल भी बनेगा। क्यों भैया महद, समझे, ये मान लो ये है, होता है, प्रॉपर्टी है कि जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और ये जो रेडियस है इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो जो रेडियस के बीच में दो जो एंगल बन रहा है वही एंगल इन दोनों वेलोसिटी के बीच में भी बनेगा, ठीक है। ये मान लो, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो यहां एंगल अगर डी थीटा तो यहां भी क्या होगा, डी थीटा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्यों भैया पीछे, क्या ये बात समझ में आई। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, डी वी। क्या ड्रॉ कर देते हैं, डी वी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे आपको ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, देखो ये v1 गया, इसी डायरेक्शन में v2 गया, बट ये कौन सा डायरेक्शन है, v2, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जाता है उसको जोड़ लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले के बराबर कर देते हैं, रिजल्टेंट वही कहलाता है ना, याद आया। तो हम लोग क्या करेंगे, v1 देखो ये गया, dv ये गया प्लस dv, और ये देखो ये अपोजिट जा रहा है, उसके अपोजिट, तो मतलब ये क्या होगा, v2। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 माइनस v1। बोलो dv की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, इसकी वैल्यू निकल आई dv की। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में, क्लियर हो गया। अच्छा, dv मतलब ये निकल आया आपका, ये हो गया v2, ये माइनस में v1, है ना। अच्छा, अब जरा एक काम करो, इसको भी जरा बाहर निकाल लो, इसको भी बाहर निकाल लो। देखो ये रेडियस r, इनके बीच का एंगल डी थीटा, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा।
अब तुम कहोगे स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, ये तो कर्व है। हाँ सॉरी, डीएस, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डीएस। अब तुम सोच रहे हो कि स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, कर्व क्यों बनाया। कर्व क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये कर्व भी तुम्हें कैसा फील होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह समझ में आएगा ना, इसलिए बनाया। बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो इसमें भी डी थीटा, इसमें भी डी थीटा, सही बात है। अच्छा, अगर ये भी डी थीटा ये भी डी थीटा, दोनों सेम है, ये रेडियस, ये दोनों रेडियस बराबर है, ये दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये दोनों साइड भी बराबर, ये दोनों साइड बराबर। अगर दोनों साइड बराबर, साइड के सामने वाला ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, सिमिलर हो गए कि नहीं, एंगल से हो गए ना, सिमिलर हुए, क्या हुए, सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई। तो ये ट्रायंगल और जो वेलोसिटी वाला ट्रायंगल है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो चलो ये बताओ, अगर यहां से डी थीटा तुम निकालोगे तो क्या आएगा, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है पूरा खेला, कितने रिस्पेक्ट टाइम, डी टी टाइम। तो अगर यहां से डी थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, डी एस बाई डी टी, सही है नहीं सही, आर्क इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बोलो। एक मिनट, क्या था, एक मिनट, हाँ फिर से देखो, आर्क इज इक्वल टू डीएस इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, चलो यही बता दो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है, डीएस है, रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पे आओ, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है, टीवी, रेडियस कितनी है, वी। अभी मैंने बोला ना v1 बराबर v2, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या मानोगे इसको, v, तो हमने इसको क्या मान लिया, v। केवल क्या चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब इस दोनों को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, dt के रिस्पेक्ट में। अब ये भी डी थीटा ये भी डी थीटा, और दोनों सिमिलर हैं, तो हम दोनों को बराबर पुट कर दें। चलो देखो एक मिनट, तो ये हो गया डी एस बाई आर इज इक्वल टू डीवी बाई वी, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब दोनों तरफ हम dt से डिवाइड कर देते हैं, समय के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, समय के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा टाइम, ठीक है। तो dt से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा सभी बच्चे हमें ये बताओ, ये हो गया dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट ये कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। पूछो क्यों, क्योंकि यहां का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी इसको तुम ए सी लिख सकते हो, अपॉन में वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अपॉन आर, वी को इधर भेज दे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। बोलो समझ में आ गया, आया। मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी का बनाया ट्रायंगल, मैंने आर का बनाया ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। थीटा इज डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई वी, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों तरफ dt से क्या कर दिया, डिवाइड, तो dv बाई dt सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ds बाई dt dt से डिवाइड किया है, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ds बाई dt क्या हो गया, v, dv बाई dt क्या हो गया, ac, तो v को इधर भेज दो, ac क्या आ गया, v स्क्वायर बाई r, क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर बाई r। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, आ गई। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा यहां से आया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया फोर्स निकाल के दिखा दो सेंट्रीपिटल, तो कुछ नहीं, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो m v स्क्वायर बाई आर, खेला खत्म। और अगर, एक मिनट,
अगर v स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। एक मिनट यहां लिख देना, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, यहां रख दो। तो ac इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां रख दो m r ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरा, ये आ गया पहला, v स्क्वायर v के टर्म में, ये ओमेगा के टर्म में। तो बोलो समझ में आया, यही लॉन्ग मेथड था। क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, फिर से समझा दे रहे, ध्यान। कहाँ आर था, ये स्मॉल आर है। हाँ अब ध्यान से सुनो फिर से, हमारा एजम्पशन क्या था, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आर रेडियस पर चीतू भाई खड़े थे, v1 वेलोसिटी से जा रहे थे, यहां कौन सी वेलोसिटी से जा रहे थे, v2। हमने v1 और v2 दोनों वेक्टर को अलग उठा लिया, और मैंने क्या बताया, जो यहां का एंगल होगा वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का बीच में एंगल होगा। तो ये भी डी थीटा। फिर हमने इसके अंदर वाला क्या उठा लिया, आर 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 आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds डी थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर अगर निकालोगे तो ट्रायंगल लॉ यूज करके निकाल लेना, तो dv इज इक्वल टू v2 प्लस v1 आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे लगाओगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहां भी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है v, v1 v2 है, तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो v मान लोगे, ठीक है। तो d थीटा इज इक्वल टू ds बाई dr, d थीटा इज इक्वल टू dv बाई v, दोनों बराबर है, बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद दोनों तरफ dt से क्या कर दो, डिवाइड या फिर डिफरेंशिएट, ठीक है। फिर ds बाई dt v बन जाएगा, dv बाई dt क्या बन जाएगा, a, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा और डायरेक्शन चेंज होगी तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? तो AC निकल आया, m तो अपने आप ही निकल आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, अगर समझ में आ गया हो तो। ये लॉन्ग मेथड है, ये आपका पहले ये एरिया है, ठीक है, फिर यहां से ये फिगर अलग है आपका, ठीक है, ये शिमला मिर्च है, इसके दो ट्रायंगल निकाले, इन्हीं को यहां सॉल्व किया, ये सॉल्व करते चले आ रहे हैं, फिर यहां से होते हुए तुम फिर इधर चले आना, फिर यहां से नीचे। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। अच्छा एक चीज तुम और हल्का सा सुन लो, फिर उसके बाद इसको करना। ये सर्कुलर मोशन कर रहा था कौन, चीतू भाई, यहां से सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है, हमें नहीं तुमको बोल रहा है, हमको बोल लो, वो तो बोल नहीं रहा। चलो ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा, अंदर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इधर। यहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब जरा तुम सभी बच्चे बताओ, अगर अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालें तो सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पर कितना आएगा, जीरो। क्या आएगा बेटा, जीरो। पूछो क्यों, 90 डिग्री पर है, अगर इसका वेक्टर रखोगे ए सी कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्या है, 90। तो अगर तुम परपेंडिकुलर AC निकालने की कोशिश करोगे, मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपका वो कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर टेंजेंशियली निकालोगे, पैरेलल टू वेलोसिटी निकालोगे, तो हमेशा क्या आएगी, जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द किधर आती है, टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर, किधर लगता है। तो अगर आपसे कोई कहे डायरेक्शन बताओ, क्या पूछे, डायरेक्शन
ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप क्या बताओगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स सेंटर। किधर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? टूवर्ड्स सेंटर, या फिर कह सकते हो अलोंग द रेडियस। क्या बोल सकते हो? अलोंग द रेडियस, रेडियस के साथ सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है। इट्स कंपोनेंट ऑफ अलोंग वेक्टर वी, इट्स कंपोनेंट ऑफ, क्या हुआ, टॉप मोमेंट लिख दिया। इट्स कॉम्पो, अब वो ऑक्सीजन लेवल अब कम हो रहा है मेरे दिमाग का। इट्स कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वेक्टर वी इज 0। ठीक है। अरे भैया, तो इसका किसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर वेक्टर वी के अलोंग लोगे तो वो क्या निकलेगा? 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेक्टर वी के बीच का एंगल कितना है? 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर ये वाला लोगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। बात समझ में आ गई? तो ये डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन। अब देखो बेटा मेथड 2। अब दूसरा मेथड देखो, शॉर्ट मेथड। कौन सा मेथड? शॉर्ट मेथड। अच्छा बताओ, सभी बच्चों ने V इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओ भैया ध्यान से सुन लो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक मिनट। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? dt के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट। तो इधर भी d बाई dt, इधर भी d बाई dt। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, ये आई बात? हमने दोनों तरफ dt से क्या कर दिया? शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। dt से क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। अब सभी बच्चे बताओ, r और ओमेगा में कांस्टेंट कौन है? r और ओमेगा में कांस्टेंट कौन होगा? r या ओमेगा? तो एक कंडीशन में r हो सकता है, एक में ओमेगा भी हो सकता है। हाँ, r मतलब डिस्टेंस टू सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का, है ना? हाँ, सर्कल का सेम रहेगा, लेकिन कोई दूसरा सर्कल ले आए तो उसका अलग हो जाएगा, वेरी कर सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में। इस केस में ओमेगा भी चेंज हो सकता है। तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, आर को मान के चलते हैं। किसको? किसको? ओमेगा को बाहर ले लो, डी आर बाई डी टी और डी वी बाई डी टी। ठीक है। अभी मान के चलो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है वो एकदम कांस्टेंट है। ठीक है। तो अगर तुम डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को। डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डी आर एक डिस्प्लेसमेंट है और डी टी टाइम है, तो डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। अच्छा, डीवी बाई डी टी को तुम क्या लिख सकते हो? कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा? मैग्नीट्यूड क्या है v का? कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रही है? केवल डायरेक्शन। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन केवल चेंज हो रही, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया? ओमेगा v। अच्छा आप बताओ, एक मिनट, v इज इक्वल टू क्या था? v इज इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा। तो ओमेगा आर ओमेगा क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। या फिर ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे? v बाई आर। अगर तुम यहां ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? v बाई आर इंटू वी। तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई आर। तो एक ये भी हो गया और एक ये शॉर्ट मेथड हो गया, दोनों फॉर्मूले निकल आए। ठीक है। तो यहां पे एक एजम्पशन मान के चलना है। एजम्पशन ये है, इस वाले में एजम्पशन क्या है?
कि मैग्नीट्यूड आपकी स्पीड यानी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। जीरो नहीं लिख सकते, कांस्टेंट लिख दो। क्या लिख दो, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, स्पीड भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या निकलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसी के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, dt dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा d ओमेगा आर बाई dt। ठीक है, तो हम लोग ओमेगा कांस्टेंट मान के रखे हैं, तो अभी हम रेडियस को क्या ले लेते हैं, चेंज मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके का, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी आर बाई डी टी को क्या लिखोगे, v, और dv बाई dt को क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो AC बराबर क्या आ गया, ओमेगा v, ओमेगा की v की वैल्यू आर ओमेगा रखोगे तो ये आएगा, और ओमेगा की वैल्यू v बाई आर रखोगे तो ये आएगा। और इससे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहो तो m AC हो जाएगा, यानी v स्क्वायर बाई आर या फिर m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव हो गए, मेथड 1 मेथड 2 दोनों के द्वारा। समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए इसको।